हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ लो यूपीएससी। और आज से इस वीडियो के थ्रू हम लोग क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी जो पॉलिटी की जो बुक है, पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास सेवन एनसीईआरटी। देखिए, इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी। और पॉलिटी के लिए हम लोग बेसिक लक्ष्मीकांत फॉलो करते हैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत इज नॉट मोर देन सफिशिएंट। आपको एनसीईआरटी की बेसिक बुक पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बेसिक बुक है क्लास सेवन एट नाइन, वहां से आप बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट को समझोगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है, लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम, रिलीजियन, ओके, ये सारे जो वर्ड है, सेक्युलर, इन सारे चीजों से ज्यादा ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो इस क्लास में क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी की जो बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टू, चैप्टर नंबर वन, ऑन इक्वालिटी। ना वर्ड इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि इक्वालिटी is given in different provision of the constitution, like fundamental right के बारे, फंडामेंटल राइट में इक्वालिटी के बारे में बोला गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी में बोला गया है। प्रियम्बल में बताया गया है इक्वालिटी के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज बताती है इक्वालिटीज के बारे में। तो आखिर इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे। साथ ही इस पे ये भी फोकस होगा हमारा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है प्रोविजन, क्या इन रियलिटी वो एप्लीकेबल है या नहीं। क्या रियलिटी में हम देखते हैं हमारे सोसाइटी, हमारे जो कल्चर है उसमें क्या इक्वालिटी, मतलब एवरीवन इज इक्वल। क्या इक्वालिटी में हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 1947 में, इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, इन सारी चीजों पे हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास सेवन की एनसीईआरटी। और डेफिनेटली इन एग्जाम देर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं प्रेजेंट और जो करंट सिचुएशन है उसको लेकर। तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है इक्वालिटी का, दैट विल बी मोर क्लियर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब आपको पता है कि हमारा कंट्री क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। वी रिप्रेजेंट अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक है, जहां पर क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी मीन्स गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पीपल ऑफ इंडिया चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं इन एवरी इलेक्शन, लाइक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन एवरी 5 ईयर ऑफ इलेक्शन। इसी प्रोसेस को और इसी फैसिलिटीज को हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं हमारे कंट्री में। तो हमारे कंट्री में इक्वालिटी कैसा है उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बहुत ही मजेदार पिक्चर दिया हुआ है। 1975 की एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, दीवार मूवी। ठीक है, दीवार मूवी में ये अमिताभ बच्चन का बचपन का दिखाया है कि वुड पॉलिश। ठीक है, इस पिक्चर में ये दिखाया है कि आप चाहे जैसा भी काम करें, आपका अपना खुद का एक डिग्निटी है। आपका अपना खुद का एक आपका खुद का एक स्टेटस है। ठीक है, उस डिग्निटी को कोई, मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि अगर आप बहुत ही छोटा काम कर रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही छोटा का काम कर रहे हैं, कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता, कोई आपसे बढ़कर नहीं है। इस मूवी में ये इतनी बहुत बड़ी बात 1975 की मूवी दीवार में बताई गई थी। जब यहाँ पर दो लोग आपको नजर आ रहे हैं जो कि बूट पॉलिश कराने के बाद ये जो पर्सन है ये पैसा फेंक कर देता है, तो छोटा बच्चा जो है वो उठकर बोलता है कि मैं ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमाता हूँ, मैं फेंके हुए पैसा नहीं लूंगा। ठीक है, तो ये मतलब बोलता कि इतना छोटा बच्चा इतना छोटा काम कर रहा, मतलब एक तरह का बूट पॉलिश करने का लेवल है और इतना एटीट्यूड। तो इसके जो बगल में जो आदमी है वो बोलता है कि नहीं, ये सही बोल रहा है, इसको पैसे उठा कर दो। तो ये सीन नहीं बताया गया है कि आप चाहे जितना भी छोटा काम करें, मेहनत का काम कर रहे हैं, तो आपकी खुद की अपनी एक डिग्निटी है, आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है। और वो आइडेंटिटी कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, वो आइडेंटिटी कोई खत्म नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली। आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है,
ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, कि वो अगर वो काम कर रहा, बहुत ही छोटा काम कर रहा है, लेबर काम कर रहा है, सफाई का काम, सफाई कर्मचारी है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो आपसे बिल्कुल मतलब नीचे है, ठीक है। तो इन 1975 दीवार, अ बॉय हु वर्क एज अ शू शाइन रिफ्यूज टू पिक अप कॉइन थ्रोन एट हिम, वी फील दैट देयर डिग्निटी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया, डिग्निटी इन द वर्क that he does not does and insists that if his fee be given respectfully, मतलब बोलता है कि आप मुझे फेंके हुए पैसे ना दे, पैसे उठाकर बहुत ही इज्जत से मेरे हाथ में दीजिए, तभी जाकर मैं इस पैसे को लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक निकल कर आ रहा है डिग्निटी, डिग्निटी की कॉन्सेप्ट आ रही है, ठीक है। डिग्निटी से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म डिग्निटी, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे इस चैप्टर के जो टेक्स्ट है, एक एक टेक्स्ट, एक एक लाइन, वन ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारा जो संविधान है उसमें जितने भी भारतीय लोग हैं सबको एक इक्वल मतलब बोला गया, एवरीबडी इज इक्वल, ठीक है। जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट में आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 टू 18 है, आर्टिकल 14 टू 18 फंडामेंटल राइट में ये राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताता है, बताता है राइट टू इक्वालिटी, कि गवर्नमेंट किसी से को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रेस, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस किसी को भी हम नीचा नहीं दिखा सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरी पर्सन आर इक्वल। This means that every individual in the country, including male and female person, from all caste, religion, tribes, educational, economic background, are recognized as equal. अगर ये बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है कि एवरीबडी इज इक्वल, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजियन से हो, किसी भी ट्राइब से हो, एजुकेशन उनका ज्यादा है या कम है, अमीर है चाहे गरीब है, एवरीबडी इज इक्वल। हाँ, ये कहाँ से मतलब बता पता चल रहा है, सोर्स क्या है इसका, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिए गए हैं और प्रियम्बल है, इस सारे जगह में बताया गया कि इंडियन सिटीजन दे आर ऑल आर इक्वल। So this is not to say that inequality ceases to exist. It doesn't, मतलब एक क्वेश्चन कर रहा, आपसे क्वेश्चन कर रहा है एनसीईआरटी कि क्या हम कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी अब बिल्कुल ही खत्म हो गया है हमारे सोसाइटी से? क्या इनइक्वालिटी अब कहीं देखते नहीं है? क्या सच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब 1926 जनवरी 1950 को जब केम इनटू फोर्स आया था, जब लागू हुआ था, तो क्या उसके बाद हमारे कंट्री में इनइक्वालिटी कहीं देखने को नहीं मिलती? ओके, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। बात करें कहीं और की, लेकिन इंडिया में क्या है, हमारा कंट्री में डेमोक्रेटी है, डेमोक्रेसी है, और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो है फॉर ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। अब गवर्नमेंट ने जैसे कह दिया है आर्टिकल 17, कहता है आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 18 अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ये क्या बताता है कि टाइटल जैसे से महाराजा, राजा, जो पहले के जमाने में जो लोग अपने टाइटल्स को यूज करते थे, महाराजा रंजीत सिंह, राजा फलाना सिंह, ये सब जो राजा महाराजा जो टाइटल होता था उसको खत्म कर दिया गया, ताकि एवरीबडी शुड बी इक्वल इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के नजर में, कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में जितने लोग हैं सब इक्वल हैं। और अनटचेबिलिटी, सबसे बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जो छुआछूत होता था कि भाई ही बिलोंग टू द पार्टिकुलर कास्ट, ओके, दलित समाज से बिलोंग करता है, चमार समाज से बिलोंग करता है, तो उसको हम लोग साथ में बैठेंगे नहीं, उसके साथ में खाना नहीं खाएंगे, उसको किसी तरह के ओकेजन में उसको इनवाइट नहीं करेंगे। तो ये सारे चीज गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने में इस सारे चीज को हटा दिया गया, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिससे क्या होगा कि दिस इज नाउ कंसिडर एज अ क्राइम। अगर कोई इस अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है, आज भी कोई छुआछूत या किसी को डिस्क्रिमिनेट करता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियन, ओके, प्लेस ऑफ बर्थ, तो वो क्या एक तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी होता है। ओके, उसके लिए गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है और आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अनटचेबिलिटी और एबोलिशन टाइटल जो बहुत बड़ा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिया है,
ये बताता है कि एवरीबडी इज इक्वल. So while earlier no law exists to protect the people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals. तो पहले ऐसा लॉ नहीं था हमारे कंट्री में कि जैसे कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया था कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब केम इनटू फोर्स, मतलब जब लागू हुआ उसके बाद भी कंट्री में बहुत सारी जगह पे दलित समाज के प्रति आज मतलब उस समय भी उनको नीचा दिखाया जाता था, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, लोअर कास्ट से लोग ज्यादा कांटेक्ट नहीं करते थे. उसके बाद गवर्नमेंट 1970-80 के बाद गवर्नमेंट ने काफी अब कानून, सख्त कानून बनाना शुरू किया, जिससे क्या हुआ कि अब जाके इक्वालिटी सोसाइटी में देखने को कहीं कहीं मिलता है. ओके, तो जो टर्म यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आया वो है डिग्निटी. सो व्हाट इज डिग्निटी? सो दिस रिफर टू थिंकिंग ऑफ वनसेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट. मतलब कि आप अपने काम को, अपने आप, आपका जो एक काम करने का जो तरीका है और आप जिस स्टेटस में हैं, आप अपने आप को एक वैल्यू समझते हैं कि हाँ आपका कोई इज्जत है. ओके, आपका इज्जत है, समाज में आपकी कोई इज्जत है. ऐसा नहीं कि कोई भी आके आके आपको बेइज्जत करके चला जाए. ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिग्निटी. इट रिफर टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी. अपने ही नहीं, आप दूसरों को भी समझो कि उसकी भी इज्जत है, चाहे वो रिक्शा पुलर क्यों ना हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला क्यों ना हो, चाहे वो मैनुअल स्कैवेंजर्स क्यों ना हो जो कि साफ सफाई करते हैं ड्रेन वेन का, वो भी क्यों ना हो. रेलवे में अब रेलवे प्लेटफॉर्म जाते भी देखते हैं, कोई अगर काम कर रहा है, बहुत ही छोटा काम कर रहा है, तो उसका भी अपना एक इज्जत है. वही इज्जत को डिग्निटी कहा गया है. दिस रिफर टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट. आपको सबको, आपको खुद को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए और साथ में आप दूसरों को भी रेस्पेक्ट दें. ये बताया गया है डिग्निटी का मतलब. सिर्फ अपने रेस्पेक्ट के बारे में ना सोचे, आप दूसरों को रेस्पेक्ट देंगे तभी जाके आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा. ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कि दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी, तो क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं इक्वालिटी के ऊपर, उस पर हम लोग बात करते हैं, एक एक करके समझेंगे यहाँ पर. पहला है, फर्स्ट, पहला क्या है कि एवरी पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ. आर्टिकल 14, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 क्या कहता है कि एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ. रूल ऑफ लॉ यही बताता है. ठीक है, अभी आपको रिसेंटली न्यूज में आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल के गवर्नर के ऊपर उनका इम्यूनिटी और प्रेसिडेंट के इम्यूनिटी के ऊपर सवाल उठा. क्या कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी, इतना इम्यूनिटी, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी के उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता जब वो ऑफिस में है. अभी रिसेंटली 2 दिन पहले का न्यूज है. तो कहता है कि रूल ऑफ लॉ कि फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. सब जितने भी लोग हैं सब इक्वल है, लॉ के आगे सब इक्वल है. अगर कोई क्राइम करता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, चाहे वो कोई भी हो, प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, और वो चाहे छोटा मोटा चोर क्यों ना हो, उस सारे को पनिशमेंट सेम मिलेगा जो कि हमारे लॉ में बताया गया है. What does mean is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker, जो कांता डोमेस्टिक वर्कर है, जो घर में काम करने वाला है और प्रेसिडेंट है, हाईएस्ट पोजीशन इन द इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एक छोटा सा घर का नौकर हैज ओबे द सेम लॉ. दोनों को सेम लॉ ही फॉलो करना होगा. ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट है तो वो कुछ भी कर दे, उसको पूरा इम्यूनिटी है, किसी को गोली मार दे, किसी को बंदूक मार दे, कुछ भी जान ले ले, उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है. अगर छोटा मोटा घर का डोमेस्टिक वर्कर है, अगर वो किसी को कुछ बोल भी देता, अपशब्द बोल भी देता है, तो उसके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई कर दोगे, उस पर आप 10 साल की सजा कर दो. ऐसा नहीं है. जो लॉ में बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट होगा, चाहे वो कोई भी हो. अगर उस लॉ को वॉलेट करता, अगर उस लॉ को तोड़ता है, तो वो इंसान को पनिशमेंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली इन फ्रंट ऑफ द लॉ. ठीक है, किसी के लिए कोई लॉ से बड़ा है नहीं. ठीक है, तो आर्टिकल 14 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है. ओके, फिर है सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड. डिस्क्रिमिनेशन में क्या हो गया कि आप किसी को मतलब कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, मतलब कि आप उस इंसान को किसी कारण की वजह से उसको किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं. ठीक है, आप बोल रहे हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल. जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम है, ठीक है, गवर्नमेंट की यूपीएससी एग्जाम लेती है,
तो यूपीएससी एग्जाम ले रही है। अब यूपीएससी एग्जाम में कोई भी अपियर हो सकता है। इसमें सिर्फ क्राइटेरिया क्या है कि आप ग्रेजुएट हो, ठीक है। आप अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपका एज रेस्ट्रिक्शन इतना है। लेकिन गवर्नमेंट कभी ये नहीं बोलती है, कभी ये यूपीएससी नहीं बोलता है कि अगर आप लोअर कास्ट से हैं तो आप नहीं अपियर हो सकते हैं, अगर आप पार्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप अपियर नहीं हो सकते। वो डिस्क्रिमिनेशन रिलीजियन के बेसिस पे नहीं होता है। तो क्या कहता है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, रेस मीन्स रेशियल, गोरा काला, ठीक है, सांवला, ये तरह का जो रेस है, जो रेशियल है, कलर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, वो हायर क्लास से बिलोंग करता है, तो उसको ग्रुप ए का सारा सर्विस हायर कास्ट को मिले और ग्रुप डी का सर्विस सारा लोअर कास्ट को मिले, ऐसा नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ से नहीं, ऐसा नहीं किया जो जम्मू एंड कश्मीर में जन्म लिया और जो नॉर्थ ईस्ट में जन्म लिया, मेघालय स्टेट में, तो उस पर हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ठीक है, वेदर दे आर फीमेल और मेल। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इक्वालिटी क्या बताता है कि पहला है कि एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट विल नॉट डू डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं। अगर किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को आप फॉर्म भर रहे हैं या किसी भी चीज को कर रहे हैं तो एवरीबडी इज इक्वल, ठीक है। गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, अगर आप किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, वेदर दे आर मेल और फीमेल। तो इन बेसिस पे गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, जो क्या बताता है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है हमारे सोसाइटी में। जो थर्ड है वो बताता है क्या कि इक्वालिटी कैसे होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इक्वालिटी कैसे बताया गया है। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेस में मतलब क्या हुआ, जहां पर गवर्नमेंट जिसकी पूरा गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाता है उसको मेंटेनेंस में, बनवाने में, जैसे कि पार्क हो गया, टेम्पल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, रेलवे रोड हो गया, ठीक है। तो जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर एवरीबडी विल बी एक्सेस, हर किसी को हक है कि उस जगह को एक्सेस कर सकता है। जैसे अब इंडिया गेट है, अब इंडिया गेट घूमने के लिए कोई भी जा सकता है, ताजमहल घूमने के लिए कोई भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि ताजमहल के गेट पे कोई खड़ा रहेगा और वो आपके आइडेंटिटी को चेक करेगा कि आप पार्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं कि नहीं, आपके पास आपका लेवल ऑफ इनकम कितना है, अब कितना पैसा आपके पास, अगर आपके पास एनुअल इनकम 5 लाख से ऊपर है तभी जाकर आप ताजमहल देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते। ऐसा नहीं है, मीन्स एवरीबडी इज एबल टू एक्सेस ऑल द पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट। ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल, रोड, पार्किंग घाट। तो ये क्या है कि इक्वालिटी बताता है। पहले क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन होता था, जैसे कि हम लोग ने एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका हो, ठीक है, जहां पर ब्लैक एंड व्हाइट का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो वहां के जो ब्लैक लोग थे, जो साउथ अफ्रीका के जो अफ्रीकन जो ब्लैक थे और जो व्हाइट यूरोपियन जो थे, उनके दोनों के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन होता था। मतलब उनके लिए अलग सा टैक्सी, उनके लिए अलग टैक्सी भी था, उनके लिए अलग सा रोड था कि आप जिस रोड से व्हाइट जाते हैं उस रोड से ब्लैक नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता था। लेकिन इंडिया में क्या, इक्वालिटी को अगर हम बात करते हैं, इक्वालिटी के ऊपर प्रमोट करने की बात करते हो, तो इंडिया में क्या है कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, ठीक है, यहाँ पर पब्लिक प्लेस लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाकर आप बोलोगे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया इक्वालिटी, वहां पर वो रोक लगा सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लोग लगा सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस में कोई भी रोक नहीं लगा सकता। एवरीबडी विल अलाउ यू टू एक्सेस, ठीक है। सो ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स, पार्किंग घाट, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट बताता है इक्वालिटी का। फोर्थ पॉइंट क्या बताया है, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड। अब जो छुआछूत की जो पहले थी कि दलित समाज है, ओके, लोअर कास्ट के जो लोग हैं, उनके साथ लोग उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, दे डोंट ना वांट टू ईट टुगेदर, ओके, वॉक टुगेदर, सिट टुगेदर। ये नहीं चाहते थे भाई कि ये नीचे जात से है तो छूना मत, उसको छूने से अशुद्ध हो जाएगा। ओके, आपने बहुत सारी मूवीज में देखे होंगे, जैसे मांझी माउंटेन मैन में आपने देखा होगा कि उसमें भी दिखाया कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था। ओके, लोअर हायर और लोअर कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया, एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया गया आर्टिकल 17, ओके, एबोलिश कर दिया गया अनटचेबिलिटी को। इसका मतलब ये है कि आज के समय हमारे कंट्री में अगर कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट करता है, किसी को नीचा दिखाता ऑन द बेसिस ऑफ ही बिलोंग टू अ लोअर कास्ट, किसी लोअर कास्ट को वो बिलोंग करता, लोअर कास्ट का आदमी है, तो अगर इस बेसिस पे कोई उसको नीचा दिखाता है तो वो एक तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी होगा। ओके, गवर्नमेंट कहती है वो एक तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी है।
अनटचेबिलिटी इज कंप्लीटली एबोलिश्ड फ्रॉम इंडिया। ओके, अनटचेबिलिटी अब बिल्कुल नहीं रहा। पहले पहले के लोग जो जिस तरह से करते थे, मतलब एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते थे, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो बिलोंग करता है लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, तो उस केस में आज के समय अनटचेबिलिटी क्या है? आर्टिकल 17 बताता है कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है, आर्टिकल 17। तो इस केस में अगर कोई भी एक्टिविटी करता, इसको बताया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ओके, एक तरह का ऑफेंस है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में एक तरह का ऑफेंस है, ये एक तरह का जुर्म है। ठीक है, अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है तो ये 4 पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट समझना है कि पहला, एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, nobody, government will not do discriminate on the basis of religion, race, caste, place of birth और मेल और फीमेल। थर्ड है, पब्लिक प्लेस को एक्सेस हर कोई कर सकता है, चाहे वो मार्केट हो, होटल, शॉप हो, प्लेग्राउंड हो, वेल, रोड एंड बाथिंग घाट है। और अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया है। तो ये 4 पॉइंट बताते हैं कि हमारे कंट्री में इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं गवर्नमेंट किस तरह से इक्वालिटी को प्रमोट करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट, हाउ गवर्नमेंट प्रमोट, ओके, प्रमोट इक्वालिटी इन आवर सोसाइटी। तो गवर्नमेंट प्रमोट इक्वालिटी इन सोसाइटी, बेसिकली देयर आर टू वे, दो तरीके से गवर्नमेंट प्रमोट करती है। पहला क्या है? थ्रू लॉ। कुछ गवर्नमेंट लॉ बनाती है, जैसे मैंने बताया सिटीजनशिप प्रोटेक्शन एक्ट 1955, प्रोटेक्शन, ओके, प्रोटेक्शन एक्ट 1955, जिसमें अनटचेबिलिटी क्या ऑफेंस है, इस तरह का लॉ बना देगी। जैसे कि लॉ बना देगी, नियम बता देगी, ये अगेंस्ट में अगर कोई इस तरह का करता है तो दैट विल बी क्रिमिनल एक्टिविटी ऑफेंस। सेकेंड, गवर्नमेंट क्या करती है कि प्रोग्राम एंड स्कीम, जो भी हम गवर्नमेंट के प्रोग्राम स्कीम देखते हैं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम हो गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जाएं। प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारे जो गवर्नमेंट स्कीम होते हैं और गवर्नमेंट के जो लॉ लॉ एंड स्कीम, ये दो ऐसे प्रोसेस है जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है वो क्या करती है, इक्वालिटी को प्रमोट करती है सोसाइटी में। ठीक है, तो दो क्या क्या है, द टू वे इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इंप्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओके, अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये सारे थ्रू गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है बाई द हेल्प ऑफ लॉ एंड स्कीम। So there are several law in India to protect every person right to be treated equally। बहुत सारे ऐसे लॉ हैं हमारे कंट्री में जिसमें कि सबका राइट इक्वली ट्रीटमेंट हो। इसके साथ साथ गवर्नमेंट आल्सो हैज सेवरल स्कीम्स। ये जो स्कीम्स होते हैं, इसके सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होती है? टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ कम्युनिटी, जैसे कि एससी हो, एसटी हो, ठीक है, वुमेन भी हमारे वनरेबल सेक्शन में आती है, चाइल्ड है, चिल्ड्रेन है, ठीक है, ट्राइबल्स हैं, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। इन सारे के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि स्कीम लाती है जिनका, जो कि जिससे ये कम्युनिटीज हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, वो अपलिफ्ट हो, मतलब उनका भी कुछ उद्धार हो, वो भी गवर्नमेंट के सर्विसेज को एंजॉय कर सकें, उनके उनमें भी एजुकेशन, हेल्थ जो है, दैट विल बी अ मोर प्रोग्रेस अमंग देम। ओके, सो इंडिविजुअल हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरी, मतलब कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, उससे पहले जो फ्रीडम फाइटर्स थे और जो जो देश को आजाद करने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, फ्रीडम फाइटर, उनका सबसे बड़ा सपना क्या था? उनका सबसे बड़ा सपना था कि जब भी इंडिया आजाद होगा, जब भी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा, तो वो ऐसी सरकार बनाएंगे जो सबके लिए काम करेंगे। ठीक है, ऐसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेसी ऐसी होगी जहां पर वेलबींग फॉर एवरीवन, सबके लिए गवर्नमेंट काम करेगी, सबको सुविधाएं देगी। तो जो ऐसे कास्ट से जो ऐसे कास्ट थे, जो ऐसे जाति के लोग थे, जिनको अंग्रेजों के जमाने से पहले से, मुगल काल से, प्राचीन काल से भी वो हमेशा डिस्क्रिमिनेशन में, उनको हमेशा मतलब बेइज्जती ही सहनी पड़ी है। तब उनके लिए गवर्नमेंट आजाद होने के बाद, जब देश आजाद हुआ, तो उनके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लाना शुरू किए ताकि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो, उनका जो सोचने का जो तरीका है, उनका जो सोसाइटी में अपने अपने इंटेलेक्चुअल्स को जो वो सामने लेकर आए, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लाई।
एंड दिस स्कीम्स आर इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट, जिनको पहले इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं थी। मतलब पहले क्या था कि कास्ट के बेसिस पे नौकरी मिलता था, ठीक है, अपर कास्ट के लोग को ज्यादा ट्रीटमेंट अच्छा मिलता था, लोअर कास्ट को हमेशा बोले थे भाई तुम गांव से बाहर रहो, गांव से बाहर रहो, और जितने भी नीचा, जितने भी लो एक्टिविटी का वर्क है वो सारे तुम करो। अब क्या, जब इंडिपेंडेंस हुआ तो लोगों, ये सारी चीज खत्म हो गई। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, एवरीबडी ऑन द विल बी एबल टू एक्सेस गवर्नमेंट ऑफिसेस। आईएएस कोई भी बन सकता है, सिर्फ ब्राह्मण ही आईएएस नहीं बनेंगे, दलित का भी घर का आदमी आईएएस बन सकता है अगर उसके अंदर मेरिट है। थोड़ा बहुत इसको पुश करना पड़ेगा। पुश कैसे करेंगे, तो इनको गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन कैटेगरी में डाल दिया कि इनको कुछ रिजर्वेशन दे देंगे। हालांकि ये शुरू से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनका इंटेलेक्चुअल उतना इंप्रूव नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी, तो इनको कम मार्क्स भी लाएंगे, इतना भी कम मार्क्स लाएंगे तो इनको, इनका सिलेक्शन हो जाएगा रिजर्वेशन के बेसिस। तो आज के समय ये लोग क्या है कि ट्राइबल्स और जो दलित हैं, जो SC ST हैं, दे आर मोर पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, ठीक है, अपना योगदान दे रहे हैं, अपने मेरिटोल, अपने इंटेलेक्चुअल से योगदान दे रहे हैं। और ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें बताई गई, ठीक है। नाउ द पार्लियामेंट इज द कॉर्नर स्टोर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। देखो पार्लियामेंट क्या है, एक बहुत बड़ा लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा दोनों होता है। लोकसभा में रूलिंग पार्टी जो बैठती है बिल बनाती है, और जितने भी नियम कानून बनते हैं ये सारे के सारे पार्लियामेंट में बनते हैं। जितने भी कानून बनेंगे, नियम बनेंगे, जो भी पॉलिसीज स्कीम्स गवर्नमेंट लाएगी वो सारे पार्लियामेंट में होगी। तो ये क्या है, एक तरह का कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जिसको हम लोगों ने चुना है, जिस एमपी, जो जो एमपी को हम लोगों ने चुना है बाई बाई यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इलेक्शन के वोटिंग करके, वो सारे लोग क्या है, यहाँ बैठेंगे और हमारे हित के लिए, हमारे अच्छाई के लिए यहाँ पर बैठकर ये पॉलिसी एंड प्रोग्राम बनाएंगे जिससे कि नियम कानून बनेगा। तो कह सकते हैं ये हमारा कॉर्नर स्टोर ऑफ आवर डेमोक्रेसी है, एंड वी आर रिप्रेजेंटेड इन इट थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर कौन बैठता है, जिसको हम लोग चूज किया, हम लोग ने चूज किया है, अपने वोट देकर चुने हैं, अपने अपने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो लोग यहाँ सीट बैठेंगे और दे विल मेक अ पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर द इंटायर कंट्री, जो हमारे लिए अच्छाई है, जो सोसाइटी को एक इक्वालिटी मेंटेन करने में काम करे, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड मिड डे मील स्कीम। एक तो मिड डे मील स्कीम क्या है, एक तरह गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है प्रोग्राम एंड पॉलिसी के स्कीम के थ्रू, जिससे कि इक्वालिटी को हम लोग मेंटेन कर सके हमारे समाज में। तो होता क्या था कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, जो पुअर थे, जो बीपीएल फैमिली थे, उनके जो बच्चे थे, दे आर नॉट एबल टू एक्सेस स्कूल, स्कूल एजुकेशन वो एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ही गरीबी थी, उनके पास पैसा नहीं था कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे। तो वो क्या करते, घर के जो बच्चे होते थे वो काम किया करते थे, वर्क किया करते थे, जहां पर फादर काम कर रहे हैं या एग्रीकल्चर एक्टिविटी में या छोटे मोटे शॉप्स में या फैक्ट्री में वो काम करते थे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ये जो बच्चे हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, अगर ये प्रॉपर एजुकेशन नहीं लेंगे तो फिर ये जब बड़ा होंगे तो ये क्या करेंगे। ओके, क्योंकि इंडिया डेवलप कर रहा है, इंडिया इज डेवलपिंग, इमर्जिंग कंट्री इंडिया, तो आगे चल के बहुत सारी नौकरियां आएंगी, और ये नौकरियों का लाभ तभी उठा पाएंगे जब ये बच्चे स्किल्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे। तो ऐसा क्या किया जाए कि जो बच्चे स्कूल जाना शुरू करें। तो गवर्नमेंट ने आया मिड डे मील स्कीम। दिस रिफर टू दी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ कुक्ड लंच। देखो प्रीलिम्स में ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील स्कीम। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा, क्वेश्चन आया कहां से, क्लास 7 के एनसीईआरटी से पूछा ये क्वेश्चन। इसका जो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव है ये क्या है, टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ कुक्ड लंच। ओके, चिल्ड्रन को क्या है, जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उनको लंच प्रोवाइड, जो बना बनाया खाना दिया जाए ना। इन पूरे इंडिया में तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम इन 2001। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट implement the midday meal scheme in India, in which year? So it was in 2001, तमिलनाडु। तो सुप्रीम कोर्ट जैसे ही तमिलनाडु ने एप्लीकेबल किया तो सुप्रीम कोर्ट स्टेट ऑल स्टेट गवर्नमेंट विद इन 6 months implement this scheme in their respective states।
2001 में जब तमिलनाडु ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया, जब लाए अपने स्टेट में, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि 6 महीने के अंदर जितने भी स्टेट हैं, दे ऑल स्टार्ट विद दिस 6 मंथ स्कीम, मिड डे मील स्कीम विद इन 6 मंथ। नाउ दिस प्रोग्राम हैज हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट। क्या क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं? दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। अब जब बोला गया कि मिड डे मतलब दोपहर का खाना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बना बनाया खाना स्कूल में मिलेगा, तो गार्जियन पेरेंट्स होते हैं वो भी खुश कि चलो अब एक टाइम का खाना तो बनाना नहीं पड़ेगा, बच्चों को सोचना नहीं पड़ेगा, अब वो स्कूल प्रोवाइड करेगी, साथ में एजुकेशन है। और गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था कि इनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, वो भी फुलफिल हो रहा है। Now the teacher reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school. पहले क्या होता था, स्कूल में बच्चे जाते थे पढ़ने, लेकिन जैसे ही 11-12 बजे जब लंच का टाइम होता तो वो चले जाते थे घर खाना खाने। अब खाना खाने के बाद कोई सो गया, कोई खेलने चला गया, कोई काम पे चला गया, कोई वापस स्कूल दोबारा आता नहीं। उससे क्या होता था कि उनका एजुकेशन हैम्पर होता था। लेकिन बिकॉज ऑफ मिड डे मील स्कीम, अब स्कूल में ही रहना है, स्कूल में ही खाना है, पूरे 8 घंटे स्कूल में रहना है, तो एक तरह से उनका पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो स्कूल टीचर कहते हैं कि पहले बच्चे स्कूल से घर चले जाते थे फिर वापस नहीं आते थे। अब क्या है कि विद द मिड डे मील, अब मिड डे मील जब से इम्प्लीमेंट हुआ है, इट बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल, देयर अटेंडेंस हैज इम्प्रूव, मतलब कि अब वो फुल टाइम स्कूल में रहते हैं। ठीक है, और उनका जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से अच्छी चल रही है। अब देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जीरो हंगर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 तक हमें 17 गोल्स हैं, टोटल टोटल 17 गोल में से एक दूसरा गोल ये है, गोल नंबर 2 है, ये भी पूछ सकता है, दिस गोल नंबर 2, जीरो हंगर, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, जीरो हंगर। ठीक है, सो देयर मदर हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। पहले जो औरत, क्योंकि पहले जो वर्कर फैमिली होता है उसके घर के सारे मेंबर्स काम करते हैं, वर्कर होते हैं सारे मेंबर, हस्बैंड वाइफ, जो भी बच्चा 4 साल 5 साल को उसको काम पे लगाते थे। तो जो वर्कर, फीमेल वर्कर होती थी, उनको वापस घर आना पड़ता था खाना खिलाने के लिए अपने बच्चों को। तो एक तो वो होता था कि काम टूटता था, काम फोकस नहीं हो पाता था, अच्छा से पैसा नहीं मिल पाता था। लेकिन अब क्या है कि दिस फीमेल वर्कर नाउ वर्क प्रॉपर्ली विदाउट एनी टेंशन। अब अच्छा से काम कर सकती हैं वो लोग। ठीक है, बिना उनको तो एक बात तो क्लियर है ना, तो एक बात तो कोई तो टेंशन है नहीं कि हाँ चलो बच्चे को स्कूल में खाना मिल रहा है, प्रॉपर कुक मिल मिल रहा है, खाने के लिए इधर उधर सोचना नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव थी फीमेल पार्टिसिपेशन। देखिए यहाँ पर महिलाओं का जो काम करने का जो है, फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्क, ओके, आल्सो इंक्रीज। लेबर पार्टिसिपेशन जो रेट है, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, उसमें भी इंक्रीज हुआ फीमेल का। बच्चों का एजुकेशन हुआ, इनरोलमेंट हो रहा। और गवर्नमेंट अपना जो ऑब्जेक्टिव है, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव है, उसको भी गवर्नमेंट फुलफिल कर रही है बाय द मिड डे मील स्कीम। तो कितने सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं सिर्फ एक प्रोग्राम से। ओके, दूसरा बात कहेंगे, दिस प्रोग्राम मिड डे मील स्कीम के बारे में बताया गया हैज आल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिसेस। बिकॉज जो कास्ट का प्रेजुडिस था ना, प्रेजुडिस वर्ड क्या होता है? प्रेजुडिस वर्ड इस एक तरह का नेगेटिव है, नेगेटिव एटीट्यूड है किसी कास्ट को लेकर या किसी कम्युनिटी को लेकर। जैसे कि आज के समय हम बात करेंगे वर्ड है जो टेररिज्म की वर्ड, अगर हम यूज करते हैं वर्ड टेररिज्म, तो ऑब्वियसली जो वर्ड टेररिज्म के प्रति हमारा जो प्रेजुडिस है वो नेगेटिव है। हम कभी प्रेजुडिस को अच्छा नहीं कहेंगे, ठीक है, कभी इसको प्रमोट नहीं करेंगे। उसी तरह कास्ट प्रेजुडिसेस होते थे, मतलब कि दे थॉट दैट कि लोअर कास्ट मतलब है तो वो इसी काम के लिए लायक, ऐसा जो सोच थी, वो जो धारणा थी लोगों की, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हुआ, धीरे धीरे खत्म हो रहा है इस मिड डे मील से। क्योंकि यहाँ पर देखोगे, चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑल कास्ट आर सिटेड टुगेदर। ठीक है, यहाँ पर सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। तो एक तरह से ये क्या होगा, जो जो प्रेजुडिस थी कास्ट को लेकर, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा। बिकॉज चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल कास्ट इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। इसमें क्या है, दे ऑल ईट टुगेदर, सबको एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, जिसमें कोई ये अपर लोअर क्लास, इन बच्चों को ये भी नहीं पता है कि कास्ट होता क्या है। इन बच्चों को ये भी नहीं पता है कि जो हमारे बगल में बैठे हैं, इनको हमारे दादा परदादा के समय इनको दूर दूर से देखकर हट जाते थे। ओके, आज हम इनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, ये इनको पता भी नहीं। तो उस तरह का जो फीलिंग है न्यू जनरेशन में नहीं आ रही है।
कास्ट को लेकर कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि कास्ट में दूसरे कास्ट का लोग है तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट करें। तो ये जो नई सोच है, ये बिल्कुल मिड डे मील स्कीम के थ्रू क्या हो रहा है कि ये बढ़ रही है बच्चों में कि नो, वी शुड नॉट डू अ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, सब कोई इक्वल है यहाँ पर, साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। एंड क्वाइट फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत ऐसे आपको मिलेंगे, मूवीज हैं जहाँ पर मिड डे मील स्किल स्कीम के ऊपर मूवी बना है, जहाँ पर एक महिला को अपॉइंट किया गया, ठीक है, जब अपॉइंट किया गया खाना बनाने मिड डे मील में, तो बच्चे खाना खा रहे हैं और बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक बच्चा आके बोल रहा है कि अरे तुम लोग खाना खा रहे हो, पता है ये किसने बनाया है? जो औरत बनाई वो इस कास्ट से बिलोंग करती है, फलने कास्ट से बिलोंग करती है। तब सब ने अपने अपने खाना हटा के फेंक दिया। तो वो जो है कि मतलब कहीं कहीं है, लेकिन आज के समय जो इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, जो वीकर सेक्शन सोसाइटी, जो दलित वुमेन है, उनको भी कहीं ना कहीं जॉब मिल रही है सरकार स्कूल में खाना बनाने का। तो दिस मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प रिड्यूस दी हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट। जो क्योंकि मिड डे मील स्कूल में गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर डाइट चार्ट है कि ये खाना मिलेगा बच्चों को स्कूल में, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो हिडन हंगर था, कॉन्सेप्ट हिडन हंगर का पता है? हिडन हंगर मतलब हो गया कि आप दिन भर में 3 टाइम तो खा रहे हैं, लेकिन आपको वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा, वो खाना नहीं मिल रहा है जिससे कि आपका हेल्थ का इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो अब जो गवर्नमेंट मिड डे मील स्कूल में खाना देती है वो क्या प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड होती है। एग एग से लेकर जितने भी प्रोटीन पल्सेस हैं, दाल है, ठीक है, प्रॉपर दाल, सारे जो प्रोटीन रिच फूड होता है वो सारे प्रोवाइड कर रही है। तो जो हिडन हंगर और हंगर दोनों खत्म हो रहा है। ऑफन कम टू स्कूल एंड कैनॉट कंसंट्रेट बिकॉज देयर स्टोमक्स आर एम्प्टी। तो पहले जो बच्चे स्कूल आते थे, भूखे पेट आते थे, दिन दिन भर खाने, बहुत सारे बच्चे घर नहीं जाते थे, तो उनको खाली पेट क्या, अगर आप भी देखो, अगर जब भूख लगी रहेगी तो आप कंसंट्रेट होकर पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन तभी हो पाएगा जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, भूख नहीं लगी, आपने खाना खा लिया, प्रॉपर डाइट कर लिया, तो आप जाके उसके बाद जो भी चीज स्टडी करोगे यू कैन डू प्रॉपरली। So government program play an important role in increasing the quality of opportunity. There is a much that still need to be done. अभी और भी बहुत कुछ करने बाकी है। तो मिड डे मील स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी था, जिससे कि एवरीवन नाउ एबल टू एक्सेस गवर्नमेंट सर्विसेज, दैट इज फुलफिल्ड आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दैट एबल टू अचीव बाई एवरीवन। So midday meal program has helped increase enrollment and attendance of poor children school. एक तो उनका अटेंडेंस, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अब स्कूल आना शुरू कर दिए और फुल टाइम अटेंडेंस रह रहा है उनका, ठीक है। सुबह से आते हैं, दोपहर में खाना खाने के बाद शाम तक पढ़ाई करते हैं। दे कंटिन्यू टू बिग और डिफरेंस इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल दैट रिच अटेंड एंड दोज दैट द पुअर अटेंड। तो इससे क्या हुआ कि जो डिफरेंसेस था पहले, जो कि अमीर घर के बच्चे स्कूल जाते थे और गरीब घर के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और किसी कारण से, वो आज के समय मिड डे मील स्कीम के थ्रू कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, ठीक है। और लोग ज्यादा खुश हैं, बच्चे को ज्यादा एजुकेशन मिल रहा है, तो आने वाले समय में दे विल आल्सो पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। Even today, there are several schools in country in which Dalit children are discriminated against and treated unequally. देखो, इक्वालिटी की तो बात हम कर रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि इक्वालिटी है। गवर्नमेंट मेहनत भी कर रही है, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स ला रही है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ला रही है इक्वालिटी, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टेट है, ठीक है, जहां पर, और गांव हैं, विलेजेस ऐसे हैं जहां पर आज भी दलित बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उनको इक्वल नहीं देखा जाता, कहा जाता है वो उस कास्ट का बच्चा है तो उसको साथ में ना बैठाओ। बहुत सारे ऐसे गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जो स्कूल जाते हैं, बोलते हैं कि हमारा बच्चा इस कास्ट के बच्चे के साथ नहीं बैठेगा, ठीक है। तो आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। दिस चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट रिस्पेक्टेड। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, डिग्निटी मतलब क्या है कि आपका एक वर्थ है, आपका एक वैल्यू है, आपका एक इज्जत है, और वो इज्जत कहीं ना कहीं खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उनके मुंह पर बोला जा रहा है कि भाई यू आर बिलोंग टू पर्टिकुलर कास्ट, आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमारा बच्चा आपके साथ नहीं बैठेगा। तो उनको क्या, एक तरह का बेइज्जती फील होता है। दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो लॉ रिक्वायर इट। आज के समय नियम तो बना दी है सरकार, उसके बाद भी लोग इस चीज के बारे में मतलब आज भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। जो हमारा सोचने का तरीका, हमारा जो नजरिया है, तो हम जो कहते हैं एटीट्यूड, क्या है एटीट्यूड, साइकोलॉजी में एटीट्यूड को डिफाइन करते हैं द वे ऑफ थिंकिंग। ओके, व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कास्ट,
जो आपका थिंकिंग है, जो आपका जो नजरिया है किसी को सोचने चीज को देखने का, वो बहुत ही स्लोली चेंज हो रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट जब स्वच्छ भारत अभियान आया ओपन डिफिकेशन फ्री में, तो उन्होंने घर घर बाथरूम बनवा दिया, घर घर के शौचालय बना दिया, फिर भी लोग खेतों में जा रहे थे, क्योंकि उनका जो बिहेवियरल चेंजेस था वो नहीं हो पाया, एटीट्यूड चेंजेस था वो नहीं हो पाया, वो बहुत स्लोली हुआ। अब जाके लोग बहुत ही कम कर दिए, ओपन डिफिकेशन बहुत ही कम हो गया है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जब ये हुआ, कास्ट जब ये गवर्नमेंट इस चीज को लागू की, नियम को लागू की कि आज से कोई भी कास्ट कोई भी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा, तो लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, उतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया। हमारा समाज उस चीज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा कि कैसे हम लोअर कास्ट के साथ बैठे उठे, उसके साथ बात करें, उसके साथ घूमे फिरे। सरकार ने तो नियम लगा दी है, लेकिन फॉलो कैसे करें, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। इवन दो पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अगेंस्ट, अगर कोई डिस्क्रिमिनेट करता है मीन्स वो लॉ को वायलेट कर रहा है, लॉ को तोड़ रहा है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन। ठीक है, इतने गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रिक्ट नियम लगाने के बाद भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं एक दूसरे को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, कि वो पार्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, वो पार्टिकुलर रिलीजियन से है, डिसेबिलिटी है, वो काम नहीं कर सकता, इकोनॉमिक स्टेटस गरीब है। ओके, और वो औरत है। आज भी देखा जाता है कि वुमेन आर नॉट एलिजिबल टू डू अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। एक मेल जितना अच्छा से कोई काम कर सकता, फीमेल नहीं कर सकती। और जिस सबसे बड़ा प्रेजुडिस क्या है कि वुमेन कांट बी अ गुड ड्राइवर, वुमेन कांट बी अ गुड राइडर, अच्छा से वो ड्राइव नहीं कर सकती। आज भी लोग सोचते हैं ऐसा है। आज के देखिए वुमेन कैन नो बेसिकली जेट फ्लाइट को भी आज औरतें उड़ा रही हैं, विंग कमांडर बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो प्रेजुडिस है उसको हटाना होगा। इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इंफीरियर, ये तभी हो पाएगा जब हम ये सोचें अपने से कि कोई किसी से कम नहीं है, एवरीबडी इज इक्वल। सब वो काम हर औरत भी उतनी से कर सकती है और एक मेल भी उतने अच्छे से कर सकता है, जो एक पार्टिकुलर काम है। एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। जितने भी लोग हैं इंडिया में, सबको अपना इज्जत है, सबको डिग्निटी से ट्रीटमेंट किया सकता है। एंड दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज, तभी जाकर हमारा प्रेजेंट एटीट्यूड जो है वो जो डिस्क्रिमिनेशन का है, दैट विल बी अ चेंज। अब हम बात करते हैं इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। अब कुछ अदर डेमोक्रेसी, अदर कंट्री की बात करते हैं। तो जैसे कि हम बात करेंगे, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वालिटी एंड वेदर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। क्या एक इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर इनइक्वालिटी और इक्वालिटी को अचीव करने का स्ट्रगल हो रहा है? नहीं, ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री हैं। Okay, the truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continue to be the key issue around which communities struggle. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे कंट्री है वर्ल्ड में जहां पर आज भी इक्वालिटी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। आज भी लोग, इतना मॉडर्न डेवलपमेंट होने के बाद, मॉडर्नाइजेशन होने के बाद, इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी वहां के लोगों में कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड रह रहा है कि ही बिलोंग टू अ पार्टिकुलर रेस, पार्टिकुलर रिलीजियन। ओके, जैसे एग्जांपल बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड अफ्रीकन अमेरिकन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएसए में अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, whose ancestors were the slave of who were brought from Africa, continue to describe their life today as largely unequal. आज भी वो बताते हैं उनका लाइफ बिल्कुल मतलब डिफरेंट है। ओके, जब बिकॉज ब्रिटेन जब अमेरिका में भी कंट्रोल कर रहा था, जब अफ्रीका से जो वहां के लोग को एज अ स्लेव ट्रेड चलता था। ओके, अफ्रीका से लेकर वो जाते थे कहाँ, यूएसए में। ठीक है, यूएसए में लेकर जाते थे, यूएसए में वो वहां पर काम करते थे, फिर वो यूएसए में जाकर वो बस गए, आज वो लोग पूरा सेटल हो गए। तो उनके और अमेरिकन के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द 1950s टू पुश द इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनके लिए इक्वल राइट हो, ये 1950s में भी एक तरह का मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था यूएसए में, कि अब जाके हम लोग जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो कहें कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहेंगे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अब हमारा नहीं होना चाहिए। अफ्रीकन अमेरिकन चाहे अमेरिकन, प्योरली अमेरिकन हो, ऑल बोथ आर इक्वल। So prior to this, African American were treated extremely unequally in the United States and denied equal through law. तो इस 1950s के पहले, ओके, 19 सबसे पहले अमेरिका कंट्री जो इंडिपेंडेंस हुआ था 17
1700 में, ओके 17 सेंचुरीज में, ओके 1717 में हुआ था शायद। उसके बाद 1950 तक वहां पर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। 1950 से पहले भी उनके में काफी डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन 1950 के मूवमेंट के बाद डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ। So when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wishes to sit. जब भी अफ्रीकन अमेरिकन कहीं भी ट्रेवल करते थे, बस से कहीं जा रहे हैं, तो वो या तो बस के एकदम लास्ट सीट में बैठते थे। अगर वो शुरू के सीट में बैठ गए और कोई अमेरिकन गोरा चिट्टा इंसान अगर घुसा, अगर वो बोल देगा भाई उठो मुझे बैठना है, तो वो उठना पड़ता था। उस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता था। आज के समय तो नहीं है। आज के समय एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, 1950 के मूवमेंट के बाद से अमेरिकन गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि नहीं, आज हमें इक्वालिटी को फॉलो करना है, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक रोजा पार्क है, 1913 टू 2005, एक कहानी सुनाती है। शी वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। ओके, वो अपनी स्टोरी क्या से, शी टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क। दिन भर का काम करके थका होकर वो जब वापस घर आ रही थी, तो शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू व्हाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। देखो स्टोरी स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है, जो रोजा पार्क है, जो नाम की जो लेडी है, अफ्रीकन अमेरिकन, वो जब घर अब काम करके वापस आ रही थी, तो वो बैठी हुई थी दिन भर का थका हुआ। ठीक है, तो एक अमेरिकन आया, ठीक है, उसने बोला कि तुम खड़ा हो जाओ, मैं बैठूंगा यहाँ पर। तो सी रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपना सीट नहीं दूंगी, मैं दिन भर का काम की हूँ, थकी हुई हूँ, मैं क्यों अपना सीट दूं। ये इंसिडेंट जो है कि पूरा का पूरा हिस्ट्री चेंज कर दिया अमेरिका का। A refusal that they started a huge agitation against the unequal way of in which African American were treated and which came to known as civil right movement. एक छोटा सा इंसिडेंट ने पूरा का पूरा हिस्ट्री चेंज कर दिया। पूरे वर्ल्ड का जो डिस्क्रिमिनेशन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया। अगर वो उस समय उठ गई रहती, सीट दे दी रहती अमेरिका में, तो आज भी इन 2024 आज भी कहीं ना कहीं अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलते रहता। आज आप बराक ओबामा को एज अ प्रेसिडेंट यूएस नहीं देख पाते। आज भी वहां पर अमेरिका बीइंग अ टॉप इकोनॉमी, ओके, डिफेंस मामले में सबसे ज्यादा ऊंचा होने के बाद भी वहां पर डिस्क्रिमिनेशन चलता है। तो ये छोटा सा जो इंसिडेंट 1 दिसंबर 1955 को हुआ, वो सिविल राइट मूवमेंट बना। और उसके बाद सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 वाज पास्ड। इट प्रोहिबिटेड द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, ऑन और नेशन ओरिजिन। उसके बाद बहुत बड़ा एक कानून बना, सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964, जहां पर अमेरिका में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशन ओरिजिन, किस कंट्री से ओरिजिन है, उस बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते वहां अमेरिका में। It also stated all school would be open to African American children and that they would no longer have attend separate school specifically set up for them. उसके बाद नियम पे नियम बनना शुरू हुआ कि स्कूल में बच्चे अफ्रीकन अमेरिकन सब एक साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि अफ्रीकन के लिए अलग स्कूल, अमेरिकन के लिए, अब सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इक्वली। डिस्पाइट दिस मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। उसके बाद भी, इतना सख्त कानून होने के बाद भी, वहां पर इकोनॉमिक स्टेटस अगर देखा जाए अफ्रीकन अमेरिकन का, तो उतना अच्छा नहीं है। तो मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर एज कंपेयर टू व्हाइट स्टूडेंट हु ईदर गो टू प्राइवेट स्कूल और लिव इन एरिया वेयर गवर्नमेंट स्कूल आर हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल। तो आज भी इतने होने के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहां पर या तो क्वालिटी अच्छा नहीं है, टीचर्स आर नॉट वेल एजुकेटेड, और उनको पुअर एजुकेशन दिया जा रहा है। जो अमेरिकन है वो आज भी एक प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, और क्योंकि उनका इकोनॉमिक स्टेटस ज्यादा अच्छा है, तो इसकी वजह से वो अपने चिल्ड्रन को एक प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं। तो सिविल राइट एक्ट 1964 आने के बाद भी वहां पर सोसाइटी में आज भी देखने को ये मिल रहा है। तो चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी क्या, हमारा क्या डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चैलेंज है? नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। ओके, कोई भी कंट्री कंप्लीट डेमोक्रेटिक डिस्क्राइब नहीं हो सकता है। वहां पर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज। कहीं ना कहीं न्यू इश्यूज हमेशा उठते रह रहे। ओके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का हो रहा। तो एक न्यू लॉ, एक न्यू चैलेंजेस हमेशा हर डेमोक्रेटिक कंट्री में देखने को मिल रहा है। So central to this is struggle for the recognition of all person as equal and their dignity to be maintained। कहने का मतलब है कि जितना इसका कोर थीम क्या है, कोर थीम क्या है कि एवरीबडी इज इक्वल।
और सबका अपना डिग्निटी है। एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली। In this book, you will read about how the issue equality affect our aspect of our daily life in democratic India. अभी इस बहुत सारे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जहां पर पता चलेगा कैसे ये सारे हमारे डेमोक्रेटिक लाइफ और डेली लाइफ को कैसे वो अफेक्ट करते हैं। ओके, सो थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन एंड द बीइंग एबल टू मेंटेन द डिग्निटी अपहेल्ड। ओके, तो आपको समझना होगा क्या डिग्निटी एवरी इंडिविजुअल का मेंटेन हो रहा, समझ में आ रहा। ओके, सम आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इसमें राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया है। सो आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इट प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, गवर्नमेंट किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब कि गवर्नमेंट अदर प्रोविजंस बना सकती है, जैसे कि विमेंस के लिए अलग से गवर्नमेंट दे सकती है कुछ रिजर्वेशन। SC, ST, OBC के लिए गवर्नमेंट अलग से रिजर्वेशन दे सकती है बिकॉज ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। लेकिन गवर्नमेंट इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है कि वो पार्टिकुलर रिलीजन से है, रेस है, कास्ट है, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। दूसरा क्लॉज कहता है आर्टिकल 15 का, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन with regard to access to shop, public restaurant, hotel, places of public entertainment। किसी को आप मना नहीं कर सकते हैं कि आप इस जगह को यूज ना करो। गवर्नमेंट ऑफिस जैसे गवर्नमेंट रिसोर्सेज है, लाइक शॉप्स है, पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल है, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। अभी बहुत ही एक मतलब रिसेंट एग्जांपल आपको हम बताएंगे। एग्जांपल यहाँ पर है, जो बेंगलुरु में एक आदमी को, धोती पहना हुआ आदमी को अंदर घुसने नहीं दिया। ठीक है, धोती पहने हुए एक इंसान को, एक आदमी को, बुजुर्ग को मॉल में एंट्री नहीं मिला, जिसके बाद तुरंत हाई कोर्ट का जजमेंट आता और मॉल को नेक्स्ट 7 डेज के लिए बंद कर दिया जाता कि इस तरह का क्यों किया, क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया, इससे किसी को रोका क्यों किया ऑन द बेसिस रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन, कंडीशन, आपने कैसे रोक दिया? अगर वो धोती पहना था, अब धोती पहना तो उसको अंदर नहीं जाने दीजिएगा, ऐसा क्यों? और द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट, रोड, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड और डेडिकेट टू यूज ऑफ जनरल पब्लिक। अगर जनरल प्राइवेट किसी ने प्राइवेट ओनरशिप है और इसने मॉल खोला और वो जनरल पब्लिक के लिए, उसमें भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। भले ही प्राइवेट ओनरशिप है लेकिन वो पर्पस है जनरल पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक कैन यूज दिस, इन दैट केस यू कांट डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, तो ये आर्टिकल 15 बताता है कि वी शुड नॉट डू अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस प्रोविजन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो कि टर्म है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इट मींस दैट ऑल एडल्ट, दोज हु आर 18 ईयर ऑफ एज मोर देन, हैव द राइट टू वोट रिस्पेक्टिव देयर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। जितने भी 18 ईयर से अबव है हमारी कंट्री में, एवरीवन हैव टू पार्टिसिपेट इन वोटिंग। वोटिंग राइट सबके पास इक्वल है। किसी को आप मना नहीं कर सकते हैं कि यू आर बिलोंग टू, ये सोशल स्टेटस आपका ये है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड ये है, तो आप वोट नहीं कर सकते। सबको वोट करने का अधिकार है। डिग्निटी हम लोगों ने पढ़ा, इट रिफर टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दिस इज द डॉक्यूमेंट दैट लेड डाउन द बेसिक रूल एंड रेगुलेशन ऑफ फॉर पीपल एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो। तो हमारा संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो किस बेसिक रूल को फॉलो करेगा। हमारे सोसाइटी में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। डिस्पाइट बीइंग अ डाइवर्सिटी वी ऑल ट्रीटेड इक्वली, देयर इज अ स्मूथ रिलेशन अमंग ऑल द रिलीजन। तो वो सारे हम लोग बेसिक रूल को फॉलो करते हैं। ये बेसिक रूल जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया कि राइट इक्वालिटी, एबोलिशन ऑफ अनटाइटल्स, ओके टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये सारी चीज बताया है। सिविल राइट मूवमेंट क्या है? जो भी सिविल लोग के हित के लिए जो भी मूवमेंट स्टार्ट होता है, राइट्स के लिए, जब बहुत सारे लोगों का जो राइट के लिए जब कोई मूवमेंट स्टार्ट होता है तो सिविल राइट मूवमेंट कहते हैं। अ मूवमेंट दैट बिगन इन यूएसए 1915 इन विच अफ्रीकन अमेरिकन पीपल डिमांडेड इक्वल राइट एंड द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए जो सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसको कहते हैं हम लोग सिविल राइट मूवमेंट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 इस यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 2, सॉरी चैप्टर नंबर 1। सो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट। हम लोग इसी तरह से पॉलिटी की एनसीईआरटी कवर करते जाएंगे। नॉट ओनली पॉलिटी, वी विल आल्सो कवर ओके इन पूरे में ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी,
ओके, इकोनॉमी के भी एनसीईआरटी पूरा 4 सब्जेक्ट, मैं सोच रहा हूँ 4 सब्जेक्ट का पूरा एनसीईआरटी 6 to 12 कवर करने का। ठीक है, तो इफ यू विल सब्सक्राइब माय चैनल देन दिस विल मोटिवेट मी टू मेक अ मोर एंड मोर वीडियो, simpler video in, for your preparation for the exam. Okay, thank you everyone.